एचडीएफसी डिफेंस फंड आज से करीब 1.5 साल पहले जब एनएफओ लॉन्च हुआ था, तो इस फंड्स के बारे में, चूंकि ये डिफेंस सेक्टर का पहला फंड था, तो काफी सारी एनालिसिस हुई थी, काफी सारे रिव्यूज हुए थे और करीब करीब हर एनालिस्ट और हर रिव्यूअर्स ने ये रिकमेंड किया था कि इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और इन्वेस्टर्स ने इसमें इन्वेस्ट किया ही। और उसके पूरे करीब 1 साल के बाद ही ये यूनिट्स जो 10 रुपए पे अलॉट हुई थी, 1 साल के बाद ये करीब 24 रुपए 25 रुपए के आसपास आ गए। यानी जिसने एनएफओ में 1 लाख रुपए लॉन्च 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, उनका 1 साल में ही करीब वो 2.5 लाख के आसपास पहुंच गया। जनाब, इससे लगा कि इससे अच्छा और इससे बेहतर फंड कौन सा हो सकता है। 1 साल में काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया इन्होंने, लेकिन उसके बाद लगातार इसमें गिरावट आती चली गई और 24 जनवरी 2025 के दिन में, यानी जब इसका पिक लेवल था, उसके करीब 6 या 7 महीने के अंदर ही ये अपने लोएस्ट लेवल पे आ गया। अब जब इनकी एनएवी लोएस्ट लेवल पे आ गई लास्ट 52 वीक्स की, तो एक सोच आना एक कॉमन इन्वेस्टर्स के मन में लाजमी है कि क्या इस म्यूचुअल फंड में अब इन्वेस्टमेंट करने का समय आ गया। और आज हम चर्चा करेंगे इसी बात की, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है आज के दिन में, और यह निर्णय कि इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये मैं कोई जादूगर के हिसाब से मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा, बल्कि मैं इस पर कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। वो फैक्ट्स है कि सबसे पहले इसके डिफरेंट रेशियोज देखेंगे कि उस रेशियो के हिसाब से इसकी क्या स्थिति बन पा रही है। इन सारे बेसिस पे हम कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि क्या एचडीएफसी फंड में, जबकि इसका एनएवी पिछले 52 वीक के लोएस्ट लेवल पे है, तो इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है या इन्वेस्ट करने से इसमें परहेज करना चाहिए। एस्ट्रोन टेक्समेंट के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि इस वीडियो से आपके नॉलेज बेस में कोई वैल्यू एडिशन होता है, कोई नई चीज सीखने को मिलती है, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अच्छा लगा हो, अच्छा नहीं लगा हो, कुछ सुझाव हो, कुछ पूछना हो, कमेंट करके पूछें। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब भी करें और सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में जो बेल आइकन है इसको पुश करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मेरा नाम डीएम झा है। इसका एनएफओ 5 जून 2023 को लॉन्च हुआ था और एनएवी जो अलॉटमेंट एनएवी थी वो 10 रुपए पर यूनिट्स थी, और 8 जुलाई 2024 को, यानी करीब करीब 1 साल के बाद, इसकी एनएवी बढ़ के 10 रुपए बढ़ के 24.862 रुपीज हो गई। और उसके फिर करीब 6 महीने के बाद 1 जनवरी 2025 को इसकी एनएवी 21 रुपए 21.504 रुपीज हो गई, और 24 जून 2025 को इसकी एनएवी गिर के 19.19 मतलब 19.19 रुपीज हो गई। अब यदि इसके तुलना करें कि यदि एनएफओ लॉन्च हुआ था, उसके 1 साल के अंदर ही जब 10 रुपए से बढ़ के 24 रुपए 0.86 पैसे हो गए, ये करीब करीब का जो ट्रेलिंग रिटर्न था ये 148.62% था। और यदि तुलना करें इस वर्ष की, वर्ष 2025 की, तो पिछले 24 दिनों में ही ये करीब -10.76% का रिटर्न दिया। जनाब, बताइए कि इनिशियली 1 साल में इन्होंने 148.62% का रिटर्न दिया, और पिछले 24 दिन में 20, जिसमें 18 से 20 रहे होंगे, उसी में से ये -10.76% का रिटर्न दिया। और यदि हम तुलना करें इसके हाईएस्ट लेवल से, जो 8 जुलाई 2024 की थी, उसके करीब 6 महीने के बाद ये रिटर्न -22.81% है। जनाब, ये 148.62% और -22.81%, ये दोनों ही अपोजिट एंड पर लगते हैं। तो इससे लगता है कि इसमें गिरावट कुछ अधिक तेज हुई। इसके बेसिक इंफॉर्मेशन थे जो एनएवी का मूवमेंट था। अब बात करेंगे जैसे कुछ रेशियोज के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं रेशियो के पहले देखने से पोर्टफोलियो में क्या है। पोर्टफोलियो में इसके 21 स्टॉक्स हैं, और 21 स्टॉक्स में से 20% स्टॉक है भारत इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड, जिसको बेल बोलते हैं, और करीब 19% के आसपास है एचएएल का। और जनाब, पिछले 1 वर्षों में बेल ने 42.75% का रिटर्न दिया है, और एचएएल ने करीब 31.33% का रिटर्न दिया। ये रिटर्न केवल कैपिटल एप्रिसिएशन है, मतलब स्टॉक का जो प्राइस बढ़ा है उसके हिसाब से, और यदि इस पे कुछ डिविडेंड और दिया होगा तो शायद इसका रिटर्न इससे कुछ और ही अधिक होगा। अब बात करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन, ये पोर्टफोलियो, ये इनका एनएवी का मूवमेंट। अब कुछ बात करते हैं इसके रेशियो के बारे में और उसके रिटर्न के बारे में। यदि हम बात करें 3 महीने के रिटर्न की, तो इस फंड का 3 महीने का रिटर्न -5.18% है, 6 महीने का -14.69% और पिछले 1 साल का 27.7% है। जबकि इसके कंपैरिजन में जो इनका बेंचमार्क है निफ्टी इंडिया डिफेंस टीआरआई,
उनका 3 महीने का रिटर्न -1.27% था। हालांकि इनके बेंचमार्क का रिटर्न भी निगेटिव में था, लेकिन इनका नेगेटिव कम है इनके हिसाब से, जबकि एचडीएफसी डिफेंस फंड का ये 5.18% है। 6 महीने में बेंचमार्क रिटर्न था वो -17.46% था, अगेंस्ट द फंड्स रिटर्न -14.69%। यहां हमको दिखता है कि फंड ने बेंचमार्क के कंपैरिजन में बेहतर रिटर्न किया है, लेकिन लास्ट 3 मंथ्स में जो है ये परफॉर्मेंस काफी खराब है इन कंपैरिजन टू उनका बेंचमार्क जो निफ्टी इंडिया डिफेंस टीआरआई था। एक साल में बेंचमार्क ने 47.32% का रिटर्न दिया, जबकि इस फंड ने 27.77% का रिटर्न दिया। इसका मतलब करीब करीब 20% का रिटर्न, या यूं कह लें कि ये करीब आधा से कम का रिटर्न दिया यदि हम बात करें उसके रेस्पेक्टिव बेंचमार्क से। और इंसेप्शन से यानी आज से लास्ट 1.5 ईयर में इनका रिटर्न 48.480% के आसपास है। जनाब ये बातें तो हुई इनके रिटर्न के बारे में, पोर्टफोलियो के बारे में। पोर्टफोलियो में देखा आपने कि जो मेजर शेयर है वो बेल का है और एचएएल का है, और दोनों का रिटर्न, एक का 42.75% और दूसरे का 31.33%। ये केवल शेयर के प्राइस के बेसिस पे है, यदि इसका डिविडेंड ऐड करेंगे तो शायद ये रिटर्न उससे अधिक ही बढ़ेगा। अब बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट रेशियो की। पहला रेशियो है एमसीआर यानी मार्केट कैप्चर रेशियो, और दूसरा है पी यानी प्राइस अर्निंग रेशियो। जनाब जैसे आप जानते हैं कि मार्केट कैप्चर रेशियो दो तरह का होता है, अप एमसीआर और डाउन एमसीआर। अप एमसीआर जो है 67% है एचडीएफसी डिफेंस फंड का। जनाब कहा यह जाता है, या ये बात फैक्ट है कि अप एमसीआर यदि 100 से कम होता है, इसका मतलब वो फंड खराब है। 100 से कम होने का मतलब यदि मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में हो और मार्केट यदि 10% राइज करे, तो ये पार्टिकुलर फंड यदि जैसे यहाँ 67% है, इसका मतलब ये फंड जो है 6.7% ही अपवर्ड मूवमेंट हो जाएगा। अब बताइए कि मार्केट जो है, मार्केट जाएगा 10%, ये फंड जाएगा 6.7%। और इसी हिसाब से लगता है जो पिछले 3 महीने 6 महीने या साल भर का रिटर्न जो देखा है कि मार्केट जो है जितना जा रहा है उससे कम जा रहा है अपवर्ड मूवमेंट में अपना फंड, और डाउनवर्ड मूवमेंट 73% है। हालांकि डाउनवर्ड एमसीआर जो है ये थोड़ा सा बेहतर है, क्योंकि 73% डाउन एमसीआर का मतलब यदि मार्केट 10% डाउन जाता है तो ये फंड 7.3% ही डाउन जाएगा, मतलब उतना डाउन नहीं जाएगा जितना कि वो पर्टिकुलर बेंचमार्क जाएगा। तो इस हिसाब से लगता है कि अप एमसीआर इज नॉट गुड। यदि अगले इस वर्ष यदि मार्केट अपवर्ड मूवमेंट में रहेगा तो ये और भी खराब परफॉर्मेंस देगा, और यदि डाउन एमसीआर के बाद और यदि मार्केट डाउनवर्ड मूवमेंट में जाता है 2025 में, तो शायद बेंचमार्क की तुलना में इसका रिटर्न जो है सो बेहतर होगा। अब ये आपको निर्णय लेना है कि आप 2025 के बारे में क्या सोचते हैं, मार्केट अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा। अब एक और रेशियो है प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो का सिंपल मतलब कि एचडीएफसी डिफेंस फंड का जो पोर्टफोलियो है उसकी एनएवी उसके अर्निंग के कंपैरिजन में कितना गुना अधिक है। ये बताते हैं कि एचडीएफसी म्यूचुअल डिफेंस फंड का पी रेशियो 66.01 है। इसका मतलब सीधे साफ शब्दों में यदि ये ₹1 का डिविडेंड देता है तो इसकी एनएवी 66.01 है। जनाब ये काफी अधिक है। हालांकि यदि आप नॉर्मल मार्केट के मामले में यदि कंपेयर करेंगे तो आपको सारे म्यूचुअल फंड की पी अधिक लगेगी, लेकिन बेहतर इस कंपेयर करने का इसका जो इंडेक्स है, इसका जो कैटेगरी एवरेज है, यानी डिफेंस सेक्टर का, डिफेंस टीआरआई का, उसका 47 है। यानी जो बेंचमार्क का पी रेशियो है उससे ये अधिक है, और बेंचमार्क का जो पी रेशियो है 47, ये पिछले 5 साल के एवरेज से नीचे। मैं फिर रिपीट करूं, ये 47 जो है बेंचमार्क का यानी निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड टीआरआई का पी रेशियो 47 है और फंड का 66%। तो हालांकि ये 5 साल के का जो एवरेज है उससे नीचे है, लेकिन जनाब यदि ये नीचे है इसके बावजूद भी 66, इट्स क्वाइट हाई। अब यदि इस पर हम निर्णय लेना चाहें इस डेटा के बेसिस पे, तो हम देखते हैं कि इनका मार्केट कैप्चर रेशियो बहुत ही खराब है, क्योंकि अप एमसीआर 67% इट्स वेरी बैड, डाउन एमसीआर 73% इट्स नॉट बैड, लेकिन बट आल्सो नॉट गुड। पी रेशियो मतलब ये काफी महंगा है। ये स्थिति इसके पोर्टफोलियो की में जो दो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं बेल और एचएएल, उसका परफॉर्मेंस काफी बेहतर है। इसके बावजूद पूरे फंड की स्थिति बहुत बेहतर नहीं दिख रही। इससे ये हमें समझ में आता है कोई और भी फैक्टर्स हैं जो इसके परफॉर्मेंस को पुल डाउन कर रहा है। अब बातें आती है निर्णय लेने की, क्या इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज ये ₹19.19 जो है ये ऑलमोस्ट 52 वीक्स का सबसे लोएस्ट एनएवी है।
तो जनाब हमें लगता है कि यदि आपने एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट चूज किए हैं, या आपने इन्वेस्टमेंट आपकी एसआईपी चल रही है, या आप एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो शायद आप इसमें जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, और जो एसआईपी से इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो इसमें कर सकते हैं। लेकिन लमसम वाले केस में जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट मेरे विचार से ये कतई अभी बेहतर नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले 6 महीने से जब ये 24 रुपए 86 पैसे के आसपास था, उसके बाद से लगातार गिर के 19 रुपए 19 पैसे आ गई, और पिछले 3 महीने में जो इनका रिटर्न है -5.18%, ये बेंचमार्क की तुलना में जो -1.2 से बना है, इससे करीब 4% के आसपास नीचे है। सो विचार में जो एसआईपी एग्जिस्टिंग एसआईपी इन्वेस्टर हैं वो 6 महीने और देखें, या लमसम वाले जो इन्वेस्टर हैं वो भी 6 महीने और देखें। यदि स्थिति बरकरार रही इसी हिसाब से तो बेहतर है निकल जाएं। हालांकि अभी आपने पिछले 6 महीने में इसके हाईएस्ट एनर्जी देखी हुई है, इसलिए 6 महीने में निर्णय लेना कि निकल जाओ ये करो, ये बहुत बेहतर मुझे नहीं लगता। 6 महीने इसको समय और दें और इसका मूवमेंट देखें। और ये जो इन्वेस्टर ये सोच रहे हैं कि इसकी एनएवी लोएस्ट लेवल पे है और इन्वेस्ट करने का समय आ गया है, तो मैं कतई इस ओपिनियन में नहीं हूं। अभी इन्वेस्ट करने का समय आ गया है। आप देखें जब सेकेंड क्वार्टर का इंडियन कंपनी के सेकेंड क्वार्टर का यानी जून का जब रिजल्ट आएगा, उसके रिजल्ट के बेसिस पे आप निर्णय लें और उस टाइम स्थिति देखें। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं कि उनको निकलना चाहिए या रहना चाहिए, और जो नए इन्वेस्टर हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो भी उस समय निर्णय लें और देखें कि क्या अभी उसमें उस समय उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। तत्काल में जो आज के दिन में जो इन्वेस्टर हैं ऑलरेडी वो कंटिन्यू करें, और फ्रेश इन्वेस्टमेंट कतई मेरे ओपिनियन में लाजमी नहीं है। हालांकि जैसे मैं बार बार कहता हूं कि अंतिम निर्णय आपको खुद लेना पड़ेगा, यहां भी अंतिम निर्णय आप खुद लें, क्योंकि ये निर्णय लेना बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हालांकि ये सारे फैक्टर्स को यदि कंसिडर करेंगे तो शायद आप अच्छे निर्णय लेने की स्थिति में होंगे। थैंक यू।